नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। पहला, क्या बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई चुनावी मुद्दा नहीं है? दूसरा, सीबीआई को प्राइम मिनिस्टर का संबोधन अपने लिए तो नहीं था? तीसरा, विदेश मंत्री जी क्यों दुनिया के देशों से झगड़ा करने के मूड में रहते हैं? इन सब पे विस्तृत चर्चा से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्त मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अगर हो सके तो चैनल के मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें मेंबरशिप के रूप में देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार वन टाइम भी एक आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उसके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। अब सबसे पहले, क्या बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई चुनावी मुद्दा नहीं है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी बीजेपी का तो चुनाव प्रचार जिस दिन उसका इलेक्शन खत्म होता है उसके अगले 5 साल बाद के इलेक्शन का चुनाव प्रचार उसी दिन से शुरू कर देते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का चुनाव प्रचार बिल्कुल ठीक से शुरू हो गया, और ये वो अपने खुद भी कह रहे हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहे हैं। अमित शाह साहब अभी बिहार गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि 2024 के इलेक्शन में आप मोदी जी को जिताइए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनके पास जो अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुरंत कर्नाटका का चुनाव है, फिर कुछ स्टेट के चुनाव है, और 2024 के लिए भी जो तैयारी लग रही है उसमें ऐसा लग रहा है उनके पास हिंदू मुस्लिम को छोड़ के और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। वही अमित शाह साहब, वही बात, वही हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे, मतलब बिहार में पहुंच के कह रहे हैं कि जो ठीक नहीं होगा, अगर कोई दंगा करे तो उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। ये सब भाषा इस्तेमाल की जा रही है। खैर, मैं थोड़ा आपको एक ये जो कहा जा रहा है ना कि ये जो जहां पूरे देश में वैसे तो हुए हैं, लेकिन जहां पे ज़्यादा झगड़े हुए हैं रामनवमी के दौरान, उसको मैं जरा आपके साथ 3 स्टेट की खास बात कर लूँ, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। देखिए, इस बार क्या हुआ है कि रामनवमी जो है वो और रमज़ान साथ साथ पड़ गए हैं। रमज़ान हर साल 10 दिन पहले सप्ताह रहता है, मतलब प्रीपोन होता जाता है। वो लूनर कैलेंडर से चलते हैं, तो लूनर कैलेंडर का मतलब 28 दिन की साइकिल होती है। और हमारे यहाँ नवरात्रि मोर और लेस, ये जो रामनवमी वाला है नवरात्र है, ये मोर और लेस मार्च के करीब पड़ता है। तो खैर, इस बार दोनों साथ साथ पड़े, और इस समय बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसा लगता है, जो ममता बनर्जी भी आरोप लगा रही हैं, जेडीयू भी आरोप लगा रहा है, कि इस समय बीजेपी को ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम कराना थोड़ा आसान है। अब ये समझिए कि ये क्यों इन 3 स्टेट में, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में सीटें हैं 48, बंगाल में टोटल सीट, एमपी की सीट बात कर रहा हूँ, लोकसभा की, महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42 और बिहार में 40, कुल सीटें 130। जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को महाराष्ट्र में 23 सीट, बंगाल में 18 सीट और बिहार में 17 सीट मिली थी, कुल 58 सीट। बाकी सीटें उनके सहयोगियों को मिली थी, मतलब जेडीयू को, एलजेपी को ये अच्छी सीटें मिली थी बिहार में, वहाँ पे शिवसेना को इत्यादि। लेकिन इसके साथ, और ये जो कुल सीटें हैं सिर्फ बीजेपी के खाते में जो आ रही, सिर्फ बीजेपी के खाते में, वो 58 थी। उसके सहयोगियों के खाते में अलग से आई थी, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ऑपोजिशन जब मैं मान रहा हूँ तो महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस उस समय, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उस समय, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट, इन सब लोगों ने मिलके महाराष्ट्र में 5 सीटें आई थी, 1 कांग्रेस की, 4 एनसीपी की। वेस्ट बंगाल में 24 सीटें आई थी ऑपोजिशन की, 22 ममता बनर्जी जी की, 2 कांग्रेस की, और बिहार में 1 सीट आई थी ऑपोजिशन की, केवल कांग्रेस की। तो ऑपोजिशन की कुल सीटें 5 और 24 और 1, कुल 30 सीटें ऑपोजिशन की इस 130 सीटों में थी, और बीजेपी की अपनी सीटें कितनी थी? 58। अब मुझे ये बताइए कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जैसी अभी उम्मीद है, वो बाकी चेंज हो जाए तो अलग बात है। महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी रह जाती है साथ साथ, तो मुझे ऐसा लोगों को उम्मीद है
कि बीजेपी के लिए डबल डिजिट 10 सीटें जीतना एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगर बीजेपी की 10 सीटें और इधर आप अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो 35 सीट के आसपास का अनुमान है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में बीजेपी अगर बहुत अच्छा करती है, जैसी उम्मीद इस समय है, और जैसी उम्मीद बीजेपी करती है कि वो बहुत ही अच्छा करेगी, तब भी उसकी सीटें 10 से ज़्यादा बढ़ना इस समय मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 2-3 सीटें, लेकिन आप ऑन हायर साइड 10 सीटें ले लीजिए। ऑपोजिशन वहाँ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट जो भी हैं, ये लोगों को कम से कम 30 सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। अब आ जाइए बिहार। बिहार में जहाँ पे ऑपोजिशन को 1 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार वो पूरा रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन फंक्शन कर रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी को 5 सीट और महागठबंधन को करीब 35 सीटें मिल सकती हैं। तो जो मेरा एक मोटा अनुमान है उसके अनुसार अगर जैसी स्थितियां आज हैं तो 35 ऑपोजिशन मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और ये सब को 35 महाराष्ट्र, 30 वेस्ट बंगाल और 35 बिहार में 100 सीटें ऑपोजिशन को मिल रही हैं। जहां पे पिछली बार 30 मिली थी तो 70 सीटों का ऑपोजिशन को फायदा हो रहा है। और बीजेपी को 10 महाराष्ट्र, 10 बंगाल और 5 बिहार से अगर मिल रही हैं तो उनको कुल 25 सीट मिल रही हैं। पिछली बार 58 सीट मिली थी, तो एक तरह से 33 सीट का उनको घाटा हो रहा है। अब 33 सीट का कम होते ही वो आ जा रहे हैं, मतलब उनको मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है और बाकी चीज़ें वाइड ओपन हो जा रही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये 3 स्टेट में सुनियोजित ढंग से कुछ ऐसा कराना जिससे हिंदू मुस्लिम भावनाएं थोड़ा आ जाएं। महाराष्ट्र में क्या किया? महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मलाड और जलगांव में ये झगड़े हुए। दिक्कत ये थी, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो आपसी तालमेल उसका बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ तो भाई राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सावरकर को लेके काफ़ी एग्रेसिव होते थे, जिस पे उद्धव ठाकरे ने जब आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए बहुत इमोशनल बात है, तो उस पर अब रोक लगा दी गई है और अब उस पर ये माना गया है कि भाई इन लोग इस सावरकर की बात बहुत नहीं करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि दूसरे के भावनाएं इससे आहत होती हैं। दूसरा मुझे जो लगता है कि ये एक बड़ी मूव है कि भाई आप इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को जो जबरदस्त सिंपैथी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से शिंदे जी तोड़ के गए और फिर उनको इलेक्शन कमीशन ने सिंबल और पूरी पार्टी उनके हवाले कर दी, वो भी उनके फायदे में है। अब एक समस्या जो महाराष्ट्र में आ रही है कि बीजेपी शिंदे जी का क्या करे, क्योंकि शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अब शिंदे जी मतलब अगली बार चाहेंगे कि अगर मान लीजिए बीजेपी लेड भी आता है और शिंदे जी भी करते तो फिर से चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे। तो शिंदे जी का क्या करें? शिंदे जी का अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अगर उनको वैसे ही रखना है तो देवेंद्र फडणवीस साहब का क्या करें? और इन सब के बीच गडकरी साहब भी अपना कहीं कहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल इस समय निष्क्रिय कर दिया गया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से, तो वो एक क्या गुल खिलाएंगे ये नहीं मालूम है। अब जरा बंगाल की एक नज़र आप ये ले लीजिए कि बंगाल में ममता बनर्जी जी खुलेआम ये आरोप लगा रही हैं कि उसमें आउटसाइडर्स आए थे, मतलब रामनवमी वाला जो मामला था उसमें आउटसाइडर्स आए थे। उन आउटसाइडर्स ने, और वो आउटसाइडर्स को बीजेपी की तरफ इंगित करें, उन्होंने उनके ऊपर वो हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। हावड़ा में एक क्लैश हुआ और इसको लेके ममता बनर्जी ने एक चीज़ कही है, उन्होंने नो अनसर्टेन टर्म, उन्होंने बिल्कुल खुलेआम खड़े होके, वो एक छोटा वीडियो है मैं लगाने की कोशिश करूँगा। আমাদের পার্টিকেও আমি তাই বলেছি, পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল, একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা পূজা চলছে, অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে, তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि इस समय मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, ये इस समय उनके लिए रमज़ान और नमाज का में व्यस्त हैं। ये गलत बात है कि अगर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
तो ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट की है। अब बिहार में अमित शाह साहब खुद पहुंच गए नवादा की सभा में, उन्होंने बिहार शरीफ में जाके वही सब बताया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नवादा में उन्होंने बताया कि कैसे बिहार शरीफ और सासाराम में इतनी हिंसा हो रही, मैं इसीलिए जा नहीं पाया, इत्यादि इत्यादि। और इसके लिए उन्होंने नीतीश जी और नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि जो महागठबंधन सरकार है वो भ्रष्टाचार, दमन और इन सब में और अराजकता, इन सब में बिल्कुल लिप्त है और पूरी तरह से स्टेट को बर्बाद कर रही है। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न है जो बाकी 2 जगह जिस तरह से हुए हैं। यहाँ पे भी बच्चों का इस्तेमाल बहुत हुआ है, बच्चे जो कम उम्र के बच्चे 14-15 साल के बच्चे, उनको आगे करके काम किया गया है। और लल्लन सिंह ने जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पलट करके अमित शाह को ये कहा है कि भाई आप यहाँ आके बार बार राज्यपाल जी से आते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आपके राज्यपाल क्या करते हैं ये देश को पता है। आपके राज्यपाल केरल, बंगाल और महाराष्ट्र में किस तरह से उनका आचरण है ये देश को पता है। अब इस समय जो मुझे लगता है कि जो इन तीनों स्टेट में मुश्किल क्या हो रही है कि 2 स्टेट में इनकी सरकार नहीं है बीजेपी की। महाराष्ट्र में सरकार है तो बंगाल और बिहार में तो इनको नाको चने चबाने पड़ेंगे, तो वो एक मुश्किल हो रही है। अब दूसरी बात, सीबीआई को पीएम का संबोधन अपने लिए तो नहीं था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में मोदी जी गए और उन्होंने बार बार एक चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि करप्ट लोगों के अगेंस्ट, भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट आप तुरंत एक्शन लीजिए। और किसी तरह से उन्होंने कहा कि आपको किसी तरह से कोई बाहरी उसमें दबाव में नहीं आना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक चीज़ देखने वाली होगी कि सीबीआई के पास और बहुत से अभी केसेस चल रहे हैं, उसको कैसे कंक्लूड करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। व्यापक घोटाला जो शिवराज सिंह चौहान वाला है, बंगाल के घोटाले हैं, कर्नाटका में के घोटाले हैं, हेमंत विश्वकर्मा के केसेस हैं, इसको कैसे और कब खत्म किया जाएगा, इस पे वो साइलेंट थे। दूसरी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही ट्रांसपेरेंसी की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब से आई है तो सारे टेंडर सारी जगह पे हमने ट्रांसपेरेंसी कर दी है और कोई बेईमानी नहीं। आपने बाकी जगह तो ट्रांसपेरेंसी कर दी, लेकिन आपने अपने पास जो है आपका अपना जो एक निजी फंड की तरह पीएम केयर फंड, उसमें आपने ये कर दिया, किसी को कुछ बताया ही नहीं जाएगा किसने पैसा दिया और कहाँ पैसा खर्च हुआ। दूसरा, और एज प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, वो कोई व्यक्तिगत नाम से कोई फंड नहीं है। और दूसरा, आपने इलेक्शन बॉन्ड को लेके अपनी पार्टी को भी ये सुनिश्चित कर लिया कि इलेक्शन बॉन्ड का पैसा कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कैसे आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ये भी किसी को नहीं बताया जाएगा। और उसके बाद आप बड़ी आराम से ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि ये बिल्कुल पारदर्शी वो है। फिर आपने एक बात कही है पॉलिटिकल विल की। अगर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल की जगह पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में ये पार्टी बहुत ही सिद्धहस्त है। अगर पॉलिटिकल विल है तो सबसे पहला जो टास्क मेरे हिसाब से इस समय देश के सामने पॉलिटिकल विल की वजह से अटका है, वो जम्मू कश्मीर का मामला है। जम्मू कश्मीर के मामले के लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए और वो आप जितनी जल्दी करेंगे, आप जम्मू कश्मीर के साथ भी न्याय करेंगे, राष्ट्र के साथ भी न्याय करेंगे। दूसरा पॉलिटिकल विल की ज़रूरत हमें नागालैंड में है। तीसरी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत हमें जब एज अ कंट्री हमें चाइना के सामने है, जहाँ पे हमें ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कहने की कि भाई ठीक है हमारा कुछ हिस्सा गया है लेकिन हम इस चाइना में इस तरह से खड़े हैं हम। क्योंकि ये आप पॉलिटिकल विल की बात बार बार करते हैं, ठीक नहीं लगता है। जो जिस तरह से हेरा फेरी करके जिस तरह से सरकार गिराई जाती हैं, और ये बड़ा आपको अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं नहीं वो कुछ भी हो सरकार तो हम ही बनाएंगे, इलेक्शन रिजल्ट कोई भी आए सरकार तो हम ही, आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपके जो कार्य करने की पद्धति है उसके ऊपर एक रिमार्क है। आपने किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिराई, आपने किस तरह से कर्नाटक की सरकार गिराई, आपने किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार हथियाई, वो उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत थी। दूसरा, आपने एक अजीब सी चीज़ मुझे ये लगी कि मोदी जी कभी कभी कहते हैं ना मुझे इतनी गाली दी गई, गाली सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी दे और आप कहें मुझे गाली दी गई। फिर मोदी जी आज एक बड़ा भारी मतलब पीठ ठोक रहे हैं कि जो लोग विदेश भाग गए हैं पैसा लेके, उसका कांग्रेस को, अरे भाई आप ही के समय सबसे ज़्यादा लोग पैसा लेके विदेश में भागे हैं। आपके मतलब आप कुछ लोग कहते हैं नॉलेज में नहीं, नॉलेज में वो रेड कार्ड और नोटिस भी हटा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा आपके और आपके जानने वाले सबसे ज़्यादा लोग भागे हैं विदेश पैसा लेके। फिर एक बात आपने बहुत वो कही, आपने कहा कि नहीं 2G को देख लीजिए, 5G में कितना ट्रांसपेरेंट हमने किया। 2G का जो लॉस था वो नोशनल लॉस आपके एक व्यक्ति थे
राय साहब जो कैग थे उस समय, और उन्होंने एक फिगर अपने दिमाग में बना ली कि 1,76,000 करोड़ का एक नोशनल नुकसान हुआ था। एक्चुअल क्या नुकसान हुआ तो वो आज तक नहीं है। उसके बाद राय साहब, क्योंकि वहाँ से ही हुआ कि बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है यूपीए की सरकार, और मनमोहन सिंह सरकार बहुत ही भ्रष्ट है, और वहाँ से उनका डाउनफॉल एक तरह से, मतलब वो सरकार को वहाँ से बेदखल किया गया। उसके एवज में हमारे राय साहब को क्या मिला क्या नहीं मिला ये आप सब ठीक से जानते हैं। एक चीज़ और है, अगर आपको इतना साफ लगता है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो कर्नाटक में येदियुरप्पा जी को वापस लाना, और वहाँ के जो पेसीएम 40% कमीशन की बात है उस पर भी तो कभी कुछ बोलिए, और उस पर भी तो कुछ बताइए कि आपकी राय क्या है उसके बारे में। अब अंतिम बात, विदेश मंत्री क्यों दुनिया के देशों से झगड़ा करने के मूड में रहते हैं? हमारे एस जयशंकर साहब को एक जनरल वो है कि वो जो तंज नहीं है, वो तंज वाली एक सरकास्टिक उसमें वो किसी भी देश के लिए बोलते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले फिर वही उसी बात, उसका प्रोवोकेशन ये था कि राहुल गांधी को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया, बोलने नहीं दिया गया, फिर उनकी सदस्यता चली गई, फिर उनसे अब कहा जा रहा है घर खाली करिए, इत्यादि इत्यादि, इन सब चीज़ों पे यूएसए और जर्मनी ने एक ऑफिशियल पोजीशन ली थी कि हम आपके यहाँ के इंटरनल डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उस पर उनको बहुत बुरा लग गया, और उन्होंने फिर मतलब कहा कि वेस्टर्न को इससे क्या मतलब, वर्ल्ड को, और उन्होंने उस पर शशि थरूर जो कांग्रेस के हैं और जो यूएन का एक लंबा एक्सपीरियंस है उनको विदेश इस तरह के मामलों का, उन्होंने इनको राय दी है कि भाई जयशंकर साहब आप थोड़ा कूल डाउन रहिए, और हर चीज़ का रिएक्शन नहीं दिया जाता है। आप विदेशी मंत्रालय के सेंसिटिव पद पे बैठे, हर चीज़ पे रिएक्ट मत करिए, क्योंकि कभी कभी अति उत्साह भी ठीक नहीं होता है। मोदी जी करते हैं अति उत्साह में, मोदी जी ने विदेश नीति का क्या हाल किया ये आपको पता ही है। अब की बार ट्रम्प सरकार के होने के बाद उसका क्या मूल्य इस देश को चुकाना पड़ा वो कई बार हो चुका है कि एम्बेसडर तक यूएसए का बाइडेन के आने के बाद उन्होंने 3 साल तक कोई एम्बेसडर नहीं था, ये ठीक से पता है। और किस आदमी के लिए कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जो अब मतलब जिसको गिरफ्तार होने की कगार पे ट्रम्प जी हैं, आप उनके कैंपेन करने लगे, तो उस समय आपको एज अ विदेश मंत्रालय को इसको रोकना चाहिए था। आप यूरोप में जाके आप रशियन उस पे ऑयल की खरीद पे आप यूरोपियन को ही रगड़ने लगे थे कि तुमसे क्या मतलब, तुम जितना हम कितना महीने भर खरीद में यूज़ करते हैं उतना एक दिन में तुम जलाते हो, इत्यादि इत्यादि। वो भाई बड़ी इकॉनमी है, उनको आप खुद ही कह चुके हैं बड़ी इकॉनमी छोटी इकॉनमी। चाइना वाले मामले में आप बता ही चुके हैं कि हमारा कोई कंपेरिजन नहीं है उससे। एक जो छोटा काम अभी आपने किया जिसको कभी भी मतलब एज अ डिप्लोमेटिक वो अच्छे से नहीं लिया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में कुछ लोग, कुछ ये खालिस्तान के प्रो लोग वहाँ जाके एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के ऊपर आ गए थे, और उसके रिटेलिएशन में हमने यहाँ पे एक सुरक्षा यूके एम्बेसी के सामने से हटाई थी। मेरे ख्याल में ये बहुत उचित निर्णय नहीं था, क्योंकि इन सब चीज़ों में खास करके यू शुड हैव अ बिगर हार्ट, जब आप खास करके विदेश वो कर रहे हैं। और आप मानिए चाहे ना मानिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, जब डेमोक्रेसी का मुझे हरदम ये लगता है कि जब समिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो उसके होस्ट में आज अमेरिका हम लोगों को नहीं उसका होस्ट बनाता है, बुलाता तो है लेकिन हम उसके होस्ट नहीं होते हैं, और हम अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।